हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का एसपी स्टडी क्लासेस के एक और बेहतर वीडियो पर। तो बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 केमिस्ट्री के बारे में। केमिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हम बात करेंगे 20 सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में। और बच्चों, ऐसे टॉपिक हैं, अगर आप लोग PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप उठा के देखोगे तो वहाँ पर आपको इन वीडियो से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आपको बताए जाएंगे, जो भी टॉपिक बताए जाएंगे, वहाँ पर आपको मिलेंगे। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा के देखोगे तो वहाँ पर यहाँ से कई सारे क्वेश्चन आपको फंसने वाले हैं। तो ऐसे क्वेश्चन हैं जो अगर आप लोग एग्जाम के पेपर, आपने अगर बोर्ड एग्जाम के पेपर, रियल पेपर अगर आप लोग सॉल्व करते होंगे तो वहाँ पर आपको इस तरीके के क्वेश्चन देखने को मिलते होंगे। और अगर आप लोग आंसर पेपर को सॉल्व करोगे या फिर आगे क्वेश्चन पेपर सॉल्व करोगे, और मैं खुद भी आपको आंसर पेपर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराऊंगा, वहां पर भी ये सारे क्वेश्चन, ये सारे टॉपिक आपको देखने को मिलेंगे। और आप सभी का हाफ ईयरली एग्जाम होने वाला है, तो इसीलिए हर एक टॉपिक को ध्यान से समझिए और हर एक टॉपिक को समझते हुए चलिएगा, ठीक है। क्योंकि अगर आपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया तो आप किसी भी क्वेश्चन को आसानी से हल कर सकते हैं उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड, ठीक है बच्चों। तो आइए, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, इसको ध्यान से पढ़िए और इसको समझ लीजिए। देखिए, यहाँ पर पहले आपको पढ़ना रहेगा क्वेश्चन को अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो उसका आंसर आप नहीं दे सकते हैं, कितने भी आपको हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो। देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 0.1 मोल ग्लूकोज तथा 0.1 मोल सोडियम क्लोराइड, यानी कि सेम ग्लूकोज और सेम सोडियम क्लोराइड है, विलयन में किसका प्रासरण दाब अधिक होगा और क्यों होगा, इसका कारण सहित लिखिए। यानी कि बच्चों, 1 मोल आपका ग्लूकोज है और 1 मोल आपका सोडियम क्लोराइड है। ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6, सोडियम क्लोराइड का सूत्र होता है NaCl। अब इसमें क्या हुआ है, इन सभी का एक विलयन है, जिसका किसका प्रासरण दाब अधिक होगा और अगर अधिक होता भी है तो क्यों होगा और इसका कारण क्या होगा। देखिए बच्चों, इसमें 0.1 मोल सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन अधिक प्रासरण दाब प्रदर्शित करेगा। यानी कि हमने बता दिया, इसमें जो सोडियम क्लोराइड का एक 0.1 मोल विलयन है, ये जलीय विलयन जो है, इसका प्रासरण दाब अधिक होगा, सर्वाधिक प्रासरण दाब प्रदर्शित करेगा। अब आपसे कोई पूछेगा कि सर ऐसा क्यों है, क्यों प्रदर्शित करेगा, क्योंकि यहाँ आयनन पर Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव दोनों आयन देते हैं। यानी कि जब NaCl का आप उसको रिएक्शन कराओगे, उसको आप जब तोड़ोगे तो Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में आप ये दो आयनों में टूट जाता है, जबकि ग्लूकोज का आयनन नहीं होता, जबकि आप ग्लूकोज को नहीं तोड़ सकते हैं इस तरीके से प्लस माइनस में। तो इसीलिए प्रासरण दाब अणुसंख्य गुणधर्म का एक उदाहरण है, यानी कि प्रासरण दाब अणुसंख्य गुणधर्म का उदाहरण है। तो अणुसंख्य गुणधर्म में आयनों की संख्या पर निर्भर करता है, यानी कि जितने ज़्यादा आयनों की संख्या होगी और अणुसंख्य गुणधर्म भी उतना ही ज़्यादा होगा। अणुसंख्य गुणधर्म डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अणुओं की संख्या, इस टॉपिक को आप लोग अंडरलाइन कर लीजिए। अगर ये चीज़ पता है, अणुसंख्यों की गुणधर्म डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अणुओं की संख्या, तो अणुसंख्य गुणधर्म अगर ज़्यादा होगा तो अणुओं की संख्या मतलब जो भी अणु उससे टूटेंगे वो ज़्यादा होंगे, तो अणुसंख्य गुणधर्म ज़्यादा होगा। और अगर अणुसंख्य गुणधर्म ज़्यादा है तो उसका प्रासरण दाब भी कैसा होगा, ज़्यादा होगा। इन गुणों में आयनन अणुओं को समान व्यवहार प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। यानी कि जो गुण है, इनमें जो आयन है वो अणुओं के समान ही व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। आयन जो है वो किसके समान, अणुओं के समान व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। तो इस तरीके से आपको एक क्वेश्चन लिखना रहेगा, समझना रहेगा। यानी कि अगर आपको ये चीज़ पता है कि अणुसंख्य डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी कि समानुपाती होते हैं अणुओं की संख्या के, तो अणुसंख्य गुणधर्म अगर समानुपाती होता है अणुओं की संख्या के, और अणुसंख्य गुणधर्म जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है अणुओं की संख्या, अगर जितनी अणुओं की संख्या ज़्यादा होगी गुणधर्म उतना ही ज़्यादा होगा अणुसंख्य गुणधर्म, और अणुसंख्य गुणधर्म अगर ज़्यादा है तो उसका प्रासरण दाब भी क्या होगा, ज़्यादा होगा, ठीक है। आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्वथनांक का उन्नयन क्या होता है। देखिए, क्वथनांक में उन्नयन, हिमांक में अवनमन, और इस तरीके से क्वेश्चन जो है आपका विलयन वाला चैप्टर है, वहाँ से बोर्ड एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं, ठीक है। देखिए, क्वथनांक में उन्नयन क्या होता है, जब किसी शुद्ध विलायक में विलय घोला जाता है, कोई भी हमारे पास शुद्ध विलायक है, उसमें अगर हम कोई विलय घोल देते हैं, तो बच्चों विलय जो घोल देते हैं, देखिए विलय और विलायक मिलकर क्या बनाते हैं, एक सोल्यूशन यानी कि विलयन बनाते हैं। तब विलयन का वाष्प दाब घट जाता है। तो जब देखिए क्या होता है, शुद्ध कोई विलायक होता है, उसमें हम क्या करते हैं, कोई विलय घोल देते हैं, तो जो विलयन बनेगा, जो विलयन होता है उसका वाष्प दाब क्या होता है, घट जाता है, जिसके कारण क्वथनांक बढ़ जाता है। जैसे ही वाष्प दाब घटा, क्वथनांक बढ़ जाता है। यानी कि वाष्प दाब इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी कि व्युत्क्रमानुपाती होता है। वाष्प दाब जो होता है व्युत्क्रमानुपाती होता है क्वथनांक, यानी कि वाष्प दाब घटता है और तो क्वथनांक बढ़ता है। अगर क्वथनांक घटेगा तो वाष्प दाब आपका बढ़ जाएगा। शुद्ध विलायक तथा विलयन के क्वथनांक के इस प्रकार अंतर को क्वथनांक में उन्नयन कहते हैं, ठीक है।
यानी कि शुद्ध विलायक और जो विलयन के क्वथनांक में जो अंतर आया, पहले ज़्यादा था या कम था, या कम था या ज़्यादा था, यानी कि अगर वाष्प दाब घट जाएगा तो क्वथनांक बढ़ जाएगा, अगर क्वथनांक बढ़ जाएगा तो वाष्प दाब घट जाएगा। ठीक है, तो क्वथनांक में जो इसके कारण एक अंतर आया है, इसे ही क्वथनांक में उन्नयन कहते हैं। क्वथनांक में उन्नयन एक अणुसंख्य गुणधर्म है, ये चीज़ आप लोग याद रखेंगे। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से आपके जो टॉपिक हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में आप लोगों से पूछे जाएंगे। ठीक है, अगला टॉपिक देखिए। अगला बच्चों टॉपिक है जिंक तथा तांबे में से अम्लों में, जिंक तथा तांबे में से एक अम्लों से हाइड्रोजन गैस विस्थापित नहीं करता है। क्यों? देखिए, या तो फिर वो जिंक हो सकता है या फिर वो तांबा हो सकता है जो अम्लों से अभिक्रिया करेगा और हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं करेंगे। देखिए, अम्ल वही अम्लों से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस को वही विस्थापित करते हैं जिन्होंने विद्युत रासायनिक श्रेणी जो होता है उसमें उनका स्थान जो है हाइड्रोजन धातु से ऊपर है, हाइड्रोजन से ऊपर है। देखिए, विद्युत रासायनिक श्रेणी में जिंक जो है हाइड्रोजन से ऊपर, ठीक है, यानी कि जो जिंक है बच्चों वो हाइड्रोजन से क्या है, ऊपर है, तथा तांबा जो है हाइड्रोजन से नीचे है। यानी कि जिंक तो हाइड्रोजन से क्या है, ऊपर है, लेकिन तांबा जो है वो हाइड्रोजन से नीचे है, जिसके कारण जिंक हाइड्रोजन से अधिक अपचायक है। यानी कि जो ऊपर रहते हैं वो अधिक अपचायक होते हैं। अपचायक क्षमता जो है अगर आप ऊपर से नीचे आओगे तो घटती जाएगी और अगर आप नीचे से ऊपर जाओगे तो बढ़ती जाएगी। तो जिंक जो है वो हाइड्रोजन से अधिक अपचायक है और तांबा जो है वो हाइड्रोजन से कम अपचायक है। इसीलिए जिंक अम्लों से जो अम्ल होते हैं उनसे अभिक्रिया करता है और हाइड्रोजन गैस को विस्थापित कर देता है, परंतु तांबा ऐसा नहीं कर पाता है। समझ में आ गया? एक बार और समझिए। देखिए, जो आपकी विद्युत रासायनिक श्रेणी है उस विद्युत रासायनिक श्रेणी में जो आपका जिंक धातु है वो हाइड्रोजन से क्या है, ऊपर है, लेकिन जो तांबा धातु है वो हाइड्रोजन से क्या है, नीचे है। अब होता क्या है, ऊपर से नीचे आने पर अपचायक क्षमता घटती है, नीचे से ऊपर जाने पर अपचायक क्षमता बढ़ती है। तो क्या होगा, जब आप विद्युत रासायनिक श्रेणी में हाइड्रोजन को आप आधार मानेंगे तो जो भी तत्व, एक तरह से वैसा भी कह सकते हैं कि जो भी तत्व हाइड्रोजन से ऊपर है वो अम्लों से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस विस्थापित करेंगे, लेकिन जो उसके नीचे है वो नहीं करेंगे। और ऐसा होता है जिंक और तांबे के अंदर, यानी कि तांबा जो है वो हाइड्रोजन से नीचे रहता है और जिंक जो है हाइड्रोजन से ऊपर है, इसीलिए वो अम्लों से अभिक्रिया करती है और हाइड्रोजन गैस को विस्थापित कर देती है। ठीक है, संघट्ट प्रकृति को परिभाषित कीजिए। देखिए, संघट्ट प्रकृति क्या होती है, यानी कि संघट्ट आवृत्ति होती क्या। देखिए, गैस के जो अणु होते हैं, गैस के अणुओं के आपस में संघट्ट होने से ही रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होती है। यानी कि जो बच्चों गैस के अणु होते हैं वो जो आपस में संघट्ट होते हैं, जिससे ही क्या होती है, रासायनिक जो अभिक्रिया होती है, केमिकल रिएक्शन जो होती है वो कंप्लीट होती है, केमिकल रिएक्शन संपन्न होती है। संघट्ट पूर्ण प्रत्यास्थ होता है। संघट्ट जो होता है बच्चों कैसा होता है, पूर्ण प्रत्यास्थ होता है। अभिक्रिया होती है, जो हमारी रिएक्शन होती है अभिक्रिया मिश्रण के इकाई आयन के बीच प्रति सेकंड होने वाले संघट्ट, जो इकाई आयन होंगे उनमें प्रति सेकंड होने वाले जो संघट्ट होते हैं, जो भी प्रति सेकंड में संघट्ट होते हैं उसे ही संघट्ट की आवृत्ति कहते हैं। और इसे बच्चों हम जेड से प्रदर्शित करते हैं, जो कि इट इज ए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, समझ में आ गया? अगला देखिए बच्चों, देखिए हो सकता है आपको एक बार में नहीं समझ में आ रहा होगा, तो आप 1 से 2 बार परिभाषाएं इनको पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएंगी। शून्य कोटि की अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, शून्य कोटि की अभिक्रिया क्या होती है इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। वह अभिक्रिया जिसकी प्रगति में अभिकारक के, एक ऐसी अभिक्रिया जिसकी प्रगति में अभिकारक के किसी भी अणु का सांद्रण परिवर्तित नहीं होता। यानी कि एक ऐसी रिएक्शन जिसकी प्रगति में अभिकारक जो होता है, रिएक्टेंट होता है, उसमें किसी भी अणु का जो सांद्रण होता है वो परिवर्तित नहीं होता है, नॉन चेंजिंग रहता है। ये चीज़ याद रखना, सांद्रण जो है वो परिवर्तित नहीं होता, अर्थात जिसका वेग अभिकारक की सांद्रता पर भी निर्भर नहीं करता। अगर सांद्रण परिवर्तित नहीं हो रहा है तो उसका वेग भी जो है सांद्रता पर निर्भर नहीं करेगा। जो वेग होता है वो अभिकारक के सांद्रता पर, अभिकारक के सांद्रण पर निर्भर नहीं करता है और शून्य कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। जैसे बच्चों हाइड्रोजन और क्लोरीन जब मिलती है तो एक शून्य कोटि की अभिक्रिया होती है, लेकिन अगर आप यहाँ पर सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति नहीं रखेंगे तो वो शून्य कोटि की अभिक्रिया नहीं कहलाएगी, जो कि आपको याद रखना है। या सूर्य का प्रकाश ऐसे लिख सकते हैं या फिर आप HNu भी लिख सकते हैं, कोई दो में से एक ही लिखेंगे। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया? अब देखिए बच्चों हमारा अगला टॉपिक क्या है। तो देखिए बच्चों अगला हमारा टॉपिक नंबर 6 है, जिसमें कहा जा रहा है आपका चालकत्व को परिभाषित कीजिए। यानी कि जो चालकत्व होता है उसे आपको परिभाषित करना है तथा चालकत्व एवं प्रतिरोध में संबंध भी बताएं। यानी कि चालकत्व होता क्या है इसके बारे में आपको बताना है, और चालकत्व एवं प्रतिरोध में अगर इनसे इंटरकनेक्टेड अगर न्यूमेरिकल आ जाए तो उसको आप कैसे सॉल्व करेंगे, उसमें संबंध भी आपको बताना है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मोल
और आयतन और आपका मोल प्रभाज और अणुओं की संख्या में क्या संबंध होता है, उसी तरीके से यहाँ पर उसी टाइप का क्वेश्चन है। किसी विद्युत अपघट्ट के 1 घन सेंटीमीटर विलयन का चालकत्व उसका विशिष्ट चालकत्व कहलाता है। कोई भी एक विलयन है, कोई भी एक विद्युत अपघट्ट है, उस विद्युत अपघट्ट के 1 घन सेंटीमीटर, घन का मतलब होता है 10 की घात 3, घन जो होता है 1 घन सेंटीमीटर जो होता है विलयन का चालकत्व, उसका विलयन का चालकत्व जो होता है उसका विशिष्ट चालकत्व कहलाता है। इसे हम कैपिटल जी से प्रदर्शित करते हैं। अब बच्चों जो चालकत्व और प्रतिरोध में संबंध होता है, अगर आप चालकत्व को बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध का मान घटेगा और अगर आप प्रतिरोध को बढ़ाएंगे चालकत्व का मान घटेगा। यानी कि चालकत्व इक्वल टू होता है 1 प्रतिरोध, यानी कि चालकत्व के व्युत्क्रमानुपाती क्या होता है आपका प्रतिरोध। ठीक है, इस सूत्र को याद रखना है, परिभाषा चाहे याद रहे या ना रहे, लेकिन ये सूत्र याद रखना क्योंकि इससे न्यूमेरिकल आपको बोर्ड में फंस सकते हैं। ठीक, अगला है सिल्वर नाइट्रेट के घोल में कॉपर धातु की छड़ डालने पर नीला क्यों हो जाता है। यानी कि सिल्वर नाइट्रेट के घोल है, सिल्वर नाइट्रेट का एक विलयन है, उसमें अगर हम कॉपर धातु की छड़ को डालेंगे तो घोल नीला हो जाता है। ऐसा क्यों होता है, देखिए बच्चों, विद्युत रासायनिक श्रेणी प्रत्येक तत्व अपने से नीचे स्थित तत्वों को उनके विलयन से विस्थापित कर सकता है, जो कि हमने अभी एक क्वेश्चन और पढ़ा था तांबा जिंक और तांबे के बारे में। ठीक है, तांबा वहाँ पर था, अम्लों से अभिक्रिया कर रहा था, हाइड्रोजन गैस को विस्थापित कर दे रहा था। तो क्योंकि तांबा ऊपर था तो इसीलिए उसने अपने से नीचे का हाइड्रोजन उससे नीचे हुआ तो उसने अपने नीचे वाले तत्वों को उससे विलयन के विस्थापित कर दिया। और वही सेम कंडीशन यहाँ पर है, यानी कि विद्युत रासायनिक श्रेणी का प्रत्येक तत्व अपने से नीचे स्थित तत्वों को उनके विलयन से विस्थापित कर सकता है। श्रेणी में Cu का स्थान Ag से ऊपर है, अतः AgNO3 निम्नलिखित अभिक्रिया देता है। देखो क्या होता है, Cu था, AgNO3 था, सिल्वर नाइट्रेट। इसने कॉपर ने क्या किया था, कॉपर जो था इसने सिल्वर नाइट्रेट के विलयन से इसको सिल्वर को विस्थापित कर दिया, अलग कर दिया, तू हट मैं तेरा वो आ गया। इसने क्या किया, इसको विस्थापित कर दिया और अपना वर्चस्व काम कर दिया। ठीक है, तो इस तरीके से जो रिएक्शन है बच्चों, इस रिएक्शन को भी आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, अब बच्चों विशिष्ट चालकत्व आता है एक तरीके से, विशिष्ट चालकता, चालकत्व तो Rg होता है। ठीक है, उसको विशिष्ट चालकता क्या होता है, जिसको हम कप्पा से लिखते हैं। इस पर भी बच्चों न्यूमेरिकल बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, इसमें क्या होता है, किसी चालक इसका मात्रक भी पूछा गया। ठीक है, किसी चालक के विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को, कोई भी चालक होता है उस चालक के विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को उस चालक की विशिष्ट चालकता कहते हैं। इसे ग्रीक अक्षर के कप्पा से प्रदर्शित करते हैं। ये भी 1/r का प्रतिरोध होता है। इसके मात्रक हैं ओम इनवर्स, सेंटीमीटर इनवर्स। आप इन दोनों मात्रकों को याद रख लेंगे, एक मात्रक कोई आपको याद होना चाहिए, ओम इनवर्स, सेंटीमीटर इनवर्स आप याद रखेंगे। ठीक है बच्चों, अगला टॉपिक देखिए। अगला बच्चों हमारा टॉपिक नंबर 10 आता है कि विद्युत रासायनिक श्रेणी किस आधार पर बनाई गई, समझाइए। यानी कि बच्चों जो हमारा विद्युत रासायनिक श्रेणी बनाई गई है वो किस आधार पर बनाई गई, ये आपको बताना है। जब धातुओं और अधातुओं को उनके बढ़ते हुए मानक इलेक्ट्रोड विभव के क्रम में व्यवस्थित किया जाता है तो विद्युत रासायनिक श्रेणी बनती है। यानी कि धातुओं और अधातुओं को क्या किया गया, उनके मानक इलेक्ट्रोड विभव के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया गया, जिससे एक श्रेणी प्राप्त हो गई और उस श्रेणी को ही हम लोगों ने विद्युत रासायनिक श्रेणी कहा। उसमें क्या होता है, जो हाइड्रोजन धातु से ऊपर है वो हाइड्रोजन गैस से अम्लों से क्रिया करेंगे, हाइड्रोजन को विस्थापित कर देंगे, जो उससे नीचे वो ऐसा नहीं कर सकते, जैसे कि जिंक और तांबे में होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों। अगला क्वेश्चन है बच्चों, अक्रिय तत्वों की किन्हीं 3 विशेषताएं बताइए। जो अक्रिय तत्व होते हैं उनकी कोई 3 विशेषताएं आपको बताना है। देखिए, जो अक्रिय तत्व होते हैं इन तत्वों में अष्टक पूर्ण होते हैं। इन तत्व जो होते हैं अक्रिय तत्व होते हैं, अक्रिय तत्व जो होते हैं इनके अष्टक क्या होते हैं, पूर्ण होते हैं। एक क्रियाशील नहीं होता, अष्टक पूर्ण होते हैं, इसीलिए ये अन्य तत्वों से अभिक्रिया नहीं करते हैं और इनकी इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होती है, शून्य होती है। ठीक है, ये छोटा सा क्वेश्चन था, 1 से 2 नंबर में इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सिद्ध कीजिए कि ग्लूकोज में 5 हाइड्रोक्सिल समूह उपस्थित होते हैं। यानी कि आपको बताना है कि आपको सिद्ध करके बताना है कि जो ग्लूकोज होता है उसमें 5 हाइड्रोक्सिल समूह उपस्थित होते हैं। जब ग्लूकोज की अभिक्रिया PCl5 यानी कि फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से होती है तब ग्लूकोज में उपस्थित 5 OH समूह क्लोरीन के द्वारा विस्थापित हो जाते हैं। 5 OH समूह जो उपस्थित होते हैं ग्लूकोज में वो क्लोरीन के द्वारा विस्थापित हो जाते हैं, जिससे सिद्ध होता है ग्लूकोज में 5 हाइड्रोक्सिल समूह उपस्थित होते हैं। देखिए, ग्लूकोज की एक्चुअल संरचना ऐसी होती है जब इसमें PCl5 अभिक्रिया करता है तो जहाँ जहाँ पर OH है, जहाँ पर OH है यहाँ पर क्या होता है, Cl आ जाता है। और यहाँ पर OH अगर हटाएंगे तो इसके लिए हमें 5 Cl की आवश्यकता पड़ती है, जिससे सिद्ध होता है कि ग्लूकोज में
ग्लूकोज में 5 OH समूह यानी कि हाइड्रोक्सिल समूह उपस्थित होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है ग्लूकोज का रासायनिक परीक्षण लिखिए। देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन जो है आपके हाफ ईयरली एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे, मैं आपको बता दें। यहाँ तक आपके हाफ ईयरली एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। ठीक है, याद रख लेना। अगर आप हाफ ईयरली की प्रिपरेशन ज़्यादा से कर रहे हैं तो इससे आगे के जो क्वेश्चन है वो आपसे नहीं पूछे जाएंगे। ठीक, जब ग्लूकोज को टाले नविक्रमक के साथ प्रवाहित करते हैं तो रजत दर्पण देता है। देखिए, ग्लूकोज को जब हम टाले नविक्रमक के साथ प्रवाहित करते हैं तो रजत दर्पण देता है। एक ग्लूकोज का सूत्र होता है, आपका टाले नविक्रमक है, जब इसकी अपक्रिया होती है तो Ag निकल जाता है, तो क्या होता है, रजत दर्पण देता है। ठीक है, तो ग्लूकोज को जब हम टाले नविक्रमक के साथ प्रवाहित करते हैं तो रजत दर्पण देता है, और यही ग्लूकोज का हमारा रासायनिक एक परीक्षण होता है। ठीक है, याद रख लेंगे इस क्वेश्चन को। छोटे छोटे क्वेश्चन एक नंबर के हैं, पूछे जा सकते हैं आपसे। विटामिन पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। देखिए, विटामिन एक प्रकार के जटिल कार्बनिक पदार्थ होते हैं। कैसे होते हैं? जटिल कार्बनिक पदार्थ होते हैं। विटामिन की खोज सी फुंक ने की थी, याद रख लेना। विटामिन A, B, C, D, E के होते हैं, जिसमें सबके नाम अलग अलग होते हैं। जैसे विटामिन डी का नाम जो होता है कैल्सीफेरॉल होता है, ज़्यादातर बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। विटामिन सी का नाम भी पूछ लिया जाता है कि स्कर्विक एसिड होता है, और विटामिन ए का भी नाम पूछ लिया जाता है रेटिनॉल। तो 1 से 2 3 विटामिन जो ऐसे हैं जिनके नाम ज़्यादातर पूछे जाते हैं। विटामिन की कमी से शरीर में हमारे विभिन्न प्रकार के रोग होते हैं, और रोग जो हैं बहुत ज़्यादा उत्पन्न होते हैं। अगर आपके विटामिन की कमी है तो शरीर में हमारे रोग हो सकते हैं, और विटामिन के शरीर को रक्षा भी करते हैं। अगर विटामिन वो नहीं होंगे तो शरीर में रोग नहीं होगा, और जो भी रोगजनक आते हैं उनसे लड़ने की भी रक्षा करते हैं विटामिन हमारे। ज्यूटर आयन से क्या तात्पर्य? देखिए, ज्यूटर आयन क्या होते हैं? जब अल्फा अमीनो अम्ल को जल में घोला जाता है, जो भी हमारे अल्फा अमीनो एसिड होते हैं, अल्फा बीटा गामा जो होते हैं, उनमें अल्फा अमीनो अम्ल होते हैं। जब उनको जल में घोला जाता है तो जल में अपघटन के फलस्वरूप प्राप्त आयन को ज्यूटर आयन कहते हैं। देखिए, अल्फा अमीनो अम्ल है, इसका ज्यूटर आयन कुछ इस प्रकार से बनता है। इसका H जो है वो यहाँ पर NH3 के रूप में आ जाता है, यहाँ पर पॉजिटिव माइनस चार्ज हो जाता है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज हो जाता है। यानी कि इसने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, इसने दान कर दिया। दाता है, ग्राही है। ठीक है, इस तरीके से आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, क्योंकि ज्यूटर आयन से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बच्चों, प्रोटीन का विकृतीकरण। देखिए, प्रोटीन का विकृतीकरण क्या होता है? जब प्रोटीन में भौतिक या रासायनिक परिवर्तन के कारण हाइड्रोजन अबंधों की अव्यवस्था उत्पन्न हो जाती है। देखिए, जब प्रोटीन को आप गर्म करते हैं या फिर उसमें कोई केमिकल डाल देते हैं तो उसमें जो हाइड्रोजन बंधन की एक व्यवस्था होती है वो क्या होती है? अव्यवस्था उत्पन्न, यानी कि व्यवस्था क्या होती है? भंग हो जाती है। यानी कि वो हाइड्रोजन आबंधों में अव्यवस्था, यानी कि व्यवस्था नहीं रहती, अव्यवस्था उत्पन्न हो जाती है, जिसके कारण हाइड्रोजन की तृतीय संरचना भंग हो जाती है। अतः हेलिक्स अकुंडलित हो जाता है। जो आपका हेलिक्स होता है वो कैसा हो जाता है? अकुंडलित हो जाता है। अतः प्रोटीन अपनी जैविक सक्रिय खो देती है, यानी कि जैविक सक्रियता जो होती है वो उसको खो देती है, और इसे ही प्रोटीन का विकृतीकरण कहते हैं। यानी कि प्रोटीन की जो संरचना होती है उसमें क्या होता है? भंग हो जाती है, वो प्रोटीन की संरचना बिगड़ जाती है, इसे ही हम प्रोटीन का विकृतीकरण कहते हैं। परासरण दाब क्या होता है? देखिए, परासरण दाब और परासरण की क्रिया वो अलग अलग टॉपिक हैं। ये परासरण दाब जो है बच्चों टॉपिक आपका बिलियन वाला ही चैप्टर से है, यहाँ पर इसको दर्ज दिया गया है। वह न्यूनतम दाब जो परासरण की क्रिया को रोकने के लिए आवश्यक होता है, परासरण दाब कहलाता है। इसे P से प्रदर्शित करते हैं। देखिए, परासरण दाब जो होता है एक तरीके से दाब होता है, जैसे आप ब्रेक लगाते हो गाड़ी को रोकने के लिए। ऐसे ही अगर परासरण की क्रिया चल रही होती है, परासरण की प्रोसेस चल रही होती है, तो उस प्रोसेस को अगर हमें रोकना होता है तो उसके लिए एक दाब लगाते हैं, जिसे हम परासरण दाब कहते हैं। और इसकी जो इकाई होती है ATM होती है, यानी कि वायुमंडल होती है। ये चीज़ आप लोग याद रख लेना। संक्रमण धातुएं सामान्यतः रंगीन यौगिक देती हैं, क्यों? यानी कि जो भी आपकी संक्रमण धातुएं होती हैं, डी ब्लॉक के तत्व होते हैं, वो रंगीन यौगिक बनाते हैं। ऐसा क्यों होता है? देखिए, संक्रमण धातुएं सामान्यतः रंगीन यौगिक बनाती है क्योंकि इनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, यानी कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, इसीलिए डी ब्लॉक के तत्व जो होते हैं वो रंगीन आयन बनाते हैं। यानी कि संक्रमण धातुएं जो होती हैं वो क्या होती हैं? रंगीन यौगिक बनाती हैं। ये चीज़ आप लोग याद रखेंगे। तो आई होप आपको 20 टॉपिक अच्छे से समझ में आ गए हों। इनमें से 1 से 2 टॉपिक मिस है बच्चों, मुझे पता है, आप लोगों ने नोटिस भी किया होगा, तो कोई टेंशन नहीं, वो थोड़ा रिटर्न नहीं हो पाए हैं तो आपको टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, तो आई होप आपको आज के लेक्चर के अंदर जो भी मैंने आपको टॉपिक बताए सारे समझ में आ गए। अगर इनमें किसी भी टॉपिक में कोई भी डाउट रहता है तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लेना, हम वहाँ पर इसका आपको जवाब दे देंगे। ठीक है बच्चों, तो आप लोग पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। आई विल टेक इन नेक्स्ट क्लास। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।